रमन बाबू जीवन भर शिक्षक रहे थे। उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से भी मिलती है। उन्होंने अपने इकलौते बेटे आदित्य को अच्छे से पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए और ऊंचे पद तक पहुंचाया। लेकिन जैसे जैसे वह सफल होता गया, वह अपने पिता से भी दूर होता गया। कभी उनका घर हंसी ठिठोली से गूंजता था। आदित्य बचपन में हर समय उनके पास बैठकर कहानियां सुनता, त्योहारों पर पूरे परिवार के साथ पूजा होती, रसोई में मिठाइयों की खुशबू फैलती। लेकिन अब वही घर सूना और वीरान हो गया था। सुमित्रा देवी के गुजर जाने के बाद रमन बाबू बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। वे अक्सर आदित्य को फोन करते, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना मिल जाता। रमन बाबू, बेटा बहुत दिन हो गए, कभी आकर मिल जाओ। आदित्य, पापा ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है, कुछ दिन बाद आकर मिलता हूँ। रमन बाबू, बेटा इस बार होली साथ मनाएंगे ना? आदित्य, पापा अभी तो कंपनी के एक प्रोजेक्ट में बहुत काम है, अगले साल जरूर। रमन बाबू, बेटा दशहरा आ रहा है, सोचा इस बार तुम्हारे घर आ जाऊं। आदित्य, पापा अभी घर में मरम्मत का काम चल रहा है, जगह कम है, बाद में आइएगा। रमन बाबू अब समझ चुके थे कि उनके बेटे के पास उनके लिए समय नहीं था। आदित्य अब अपने परिवार में व्यस्त हो चुका है और उस परिवार में शायद अब उनका कोई स्थान नहीं था। हर दिन वह अकेले खाने की थाली पर बैठते, लेकिन अब वह थाली अधूरी लगने लगी थी। वह अपनी पत्नी की पुरानी तस्वीर को देखते और अपने आप से शिकायत करते कि क्या उन्होंने अपने बच्चों को सफल बनाकर अपने से दूर कर दिया। वो अपने पड़ोसी रमेश जी से थोड़ी ईर्ष्या करने लगे थे कि उनका बेटा थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, एक निजी कंपनी में क्लर्क के साधारण पद पर था, लेकिन वह रमेश जी के साथ रहता, उनका पूरा ध्यान रखता और उन्हें खुश रखता। एक बार जब रमन बाबू का मन काफी अधीर हो गया तो उन्होंने आदित्य को फोन करके मिलने को कहा, लेकिन आदित्य ने अपनी व्यस्तता का बहाना कर आने से मना कर दिया। लेकिन जाने क्यों आदित्य का मन उदास हो गया। आदित्य का 12 वर्ष का बेटा आयुष के पास में बैठा। उसने अपने पिताजी का उदासी का कारण पूछा। जब उसके पिता ने सारी बात बताई तो आयुष ने कहा कि वह अपने दादाजी से मिलना चाहता है। कुछ दिन बाद आयुष गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी के पास आया। शुरुआत में उसे लगा कि दादाजी बहुत पुराने ख्यालों के हैं, लेकिन जैसे जैसे उसने उनके साथ समय बिताया, उसकी सोच बदलने लगी। रमन बाबू उसे सुबह सैर पर ले जाते, नदी में नाव की सैर कराते, पुरानी कहानियां सुनाते, पतंग उड़ाना और लट्टू घुमाना सिखाते। आयुष को यह सब बहुत अच्छा लगने लगा, उसे मजा आने लगा। एक दिन उसने अपने पिता से फोन पर कहा, आयुष, पापा आपने कहा था कि दादाजी पुराने जमाने के हैं, लेकिन वे तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे हैं, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आदित्य हंसते हुए, बेटा तुम कुछ दिन मस्ती कर लो, फिर घर लौट आना। आयुष, लेकिन पापा दादाजी तो हर दिन अकेले रहते हैं, जब मैं चला जाऊंगा तब क्या होगा? आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ महीनों बाद दशहरा आया। रमन बाबू ने सोचा कि इस बार वे खुद ही आदित्य के घर जाएंगे। वे बिना बताए आदित्य के घर पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर घंटी बजाई। आदित्य की पत्नी ने दरवाजा खोला। बहू, अरे पापा, आप बिना बताए आ गए। रमन बाबू मुस्कुराकर, बस ऐसे ही, सोचा दशहरा साथ मनाएं। आदित्य अंदर से आया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के बजाय हल्की चिंता थी। आदित्य, पापा, आपको पहले बताना चाहिए था। दरअसल आज हमारे कुछ ऑफिस के कुछ मेहमान आ रहे हैं और घर में उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। उसने उन्हें अंदर बैठाया, पानी पिलाया, लेकिन अपने मेहमानों के स्वागत की तैयारी में उन्हें बिल्कुल अनदेखा और उपेक्षित कर दिया। रमन बाबू समझ गए कि उनके लिए यहाँ पर किसी के पास समय नहीं है। वे उन लोगों को देखते रहे और धीरे से उठकर घर के बाहर आ गए। उनके कदम भारी हो गए थे, आंखें नम थीं। आयुष को जब पता चला तो उसने अपने पापा से शिकायत की। आयुष, पापा, दादाजी इतनी दूर से आए और आपने उनका ध्यान नहीं रखा। आदित्य झेप गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। एक दिन आयुष ने अपने स्कूल में होने वाली निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसका विषय था मेरा परिवार। मेरा परिवार बहुत अच्छा है। मेरे पापा, मम्मी और दादाजी हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे खास मेरे दादाजी हैं। मेरे दादाजी हमेशा सूनी आंखों से कभी आकाश को देखते हैं तो कभी घर के दरवाजे को टकटकी लगाए देखते रहते हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। एक दिन मैंने दादाजी से पूछा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? उन्होंने हल्की मुस्कान दी और बोले, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा आएंगे, जैसे बचपन में आते थे। मैं दरवाजे की तरफ देखता रहता हूँ, लेकिन कोई नहीं आता। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे दादाजी गांव में अकेले रहते हैं और शहर में रहने वाले मेरे पापा उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते।
और न ही उनसे मिलने जाते हैं। अचानक मैंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या जब मैं बड़े होऊंगा, क्या मैं भी अपने माता पिता के साथ नहीं रहूंगा? क्या मैं भी अपनी पत्नी और बच्चों में व्यस्त हो जाऊंगा? अभी जैसे मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे मेरी हर पसंद की चीज़ ला देते हैं, मुझे अपनी पलकों पर बिठाकर रखते हैं। दादाजी ने भी मेरे पिताजी के साथ इसी तरह का व्यवहार किया होगा, उन्हें खूब प्यार दिया होगा और एक अच्छा इंसान बनाया होगा। तो फिर अभी ऐसा क्या हो गया कि मेरे पिताजी दादाजी का ध्यान नहीं रखते हैं? क्या इसलिए कि वो अब स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, उन्हें अब दादाजी की जरूरत नहीं है, या दादाजी उनके आधुनिक सामाजिक ढांचे में फिट नहीं बैठते हैं? क्या परिवार का मतलब सिर्फ माँ पापा और भाई बहन होते हैं? क्या हमारे दादा दादी नाना नानी का परिवार में कोई महत्व नहीं होता? मुझे नहीं पता कि इन सवालों का जवाब क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने पापा और मम्मी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्रिंसिपल ने ये निबंध पढ़कर आदित्य को स्कूल बुलाया। प्रिंसिपल, आदित्य जी, आपका बेटा बहुत समझदार है, ये निबंध पढ़िए। आदित्य ने निबंध पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत गाड़ी निकाली और पिता के घर की ओर दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पड़ोसियों ने बताया कि रमन बाबू अब वृद्धाश्रम में रहने चले गए हैं। वह तुरंत वृद्ध आश्रम की तरफ भागा। वहां जाकर उसने अपने पिता को देखा। वे कुछ बच्चों को कहानी सुना रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। आदित्य घुटनों पर बैठते हुए, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको लेने आया हूँ। रमन बाबू हल्की मुस्कान के साथ, बेटा अब मैंने अकेले जीना सीख लिया। अब इसी वृद्धाश्रम में मैंने अपनी एक छोटी लेकिन प्यारी सी दुनिया बना ली है। तभी पीछे से आयुष भागता हुआ आया और दादाजी से लिपट गया। आयुष, दादाजी आप मेरे साथ चलिए, अगर आप यहाँ रह गए तो मैं भी यहीं आपके साथ रहूंगा। आयुष का निश्चल प्रेम देखकर वह भी पिघल गए, उनकी आंखें नम हो गईं। ये देख वृद्धाश्रम के बाकी बुजुर्ग भी भावुक हो गए। एक वृद्ध बोले, रमन बाबू, अगर कोई इतने प्रेम से आपको घर बुलाने आया है तो आपको जाना चाहिए। ये खुशी हर किसी को नसीब नहीं होती। रमन बाबू कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य की आंखें नम थीं, लेकिन इस बार उनमें सच्चे पश्चाताप के आंसू थे। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पापा मैं बहुत देर कर चुका, लेकिन अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रमन बाबू ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा देर से समझना बेहतर है, बजाय कभी न समझने से। रमन बाबू ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बेटा, चलो घर चलते हैं। शाम को जब पूरा परिवार छत पर बैठा था तो आयुष ने उनके पास आकर कहा, दादाजी अब आप फिर से कहानियां सुनाएंगे ना? रमन बाबू मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, अब मैं सिर्फ कहानियां नहीं सुनाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नई यादें भी बनाऊंगा। अचानक उन्होंने महसूस किया कि दो हल्की बूंदें उनके पैरों को छूकर गिरी। रमन बाबू ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। हल्की हवा चल रही थी, आकाश में चंद्रमा हल्की रोशनी बिखेर रहा था और तारे जैसे शांत गवाह बने खड़े थे। उन्हें लगा कि कोई अदृश्य स्नेहिल स्पर्श उनके सिर को सहला रहा है। उनकी आंखें ऊपर की ओर उठीं और उन्होंने महसूस किया कि सुमित्रा देवी मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में वही ममता भरी चमक थी जो हर बार परिवार को एक साथ देखने पर उभर आती थी। एक माँ, एक पत्नी जो जीवन भर अपने परिवार को जोड़े रखने का सपना देखती रही, आज अपनी पनीली आंखों से इस अधूरे सपने को पूरा होते देख रही थी। उनकी आंखों से बहते आंसुओं में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक शांति, एक संतोष कि आखिरकार उनका परिवार फिर से जुड़ गया था। रमन बाबू ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आंसुओं को बहने दिया। ये खुशी के आंसू थे, इतने वर्षों बाद सच्चे अपनत्व के आंसू। उन्होंने आयुष को गले लगाया और धीमी आवाज में कहा, बेटा अब मैं अकेला नहीं हूँ। आयुष ने दादाजी के सीने से लगकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दादाजी, अब कभी नहीं। और पीछे खड़ा आदित्य, जो अपने पिता के पीछे से इस पूरे दृश्य को देख रहा था, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। उसका सिर झुक गया, उसकी आंखों से भी दो बूंदें गिरी पर पश्चाताप की। अब वह जान चुका था कि समय रहते जो समझ लिया जाए वही असली समझदारी है। उसने धीरे से पिता के चरणों में सिर झुका दिया और उस रात बरसों बाद रमन बाबू चैन से सोए, क्योंकि प्यार है।